Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to see a chapter 4, carbon and its compound. So let's see what we have in this chapter. In the last chapter we came to know the many compounds of the importance to us. In this chapter we will study about the some more interesting compound and their properties. Also we shall be learning about the carbon and an element which of immense significance to us both in the elemental form and the combined form. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा उसके हिसाब से किस तरह से जो कंपाउंड्स हैं क्या है उनकी इंपॉर्टेंस किस तरह से वो काम करते हैं। हम अगर कोई इंटरेस्टिंग बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हम बेसिकली क्या देखने वाले कार्बन किस तरह से जो है कंबाइन कर पा रहा है, उसकी जो इमेंस सिग्निफिकेंस है वो क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में क्या है, कंबाइंड फॉर्म में क्या है, हम उसके बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, उस हिसाब से आपको बताना है कि क्या जो है मेटल की बनी हुई है, क्या ग्लास की बनी हुई है, अदर मेटल्स की चीज़ें जो बनी हुई है वो आपको क्लासीफाई करके वहाँ बतानी है। So look at the items that come in the last column of the above table filled by you. The teacher will help you to tell you that the most of them are made up of the compounds of a carbon. मतलब सारी चीज़ें क्या है कहीं ना कहीं कार्बन के कंपाउंड से बनी हुई है, ये आपको बताया जाएगा उसमें जो टेबल बनेगा। Can you think of the method to test this? What would be the product of a compound containing carbon is burned? Do you know of any test to confirm this? अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी कंपाउंड बना है क्या वो कार्बन कंटेन कर रहा है बर्न करने पे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे बताएंगे कि इसके अंदर कन्फर्मली ये कार्बन है या नहीं। तो देखिए आगे, food, clothes, medicine, books or many of that things that you listed are on based on the versatile element carbons. अब देखिए जो भी आप उसमें लिस्ट करें, फूड करें, क्लोथ करें, मेडिसिन करें, बुक्स करें या कई सारी चीज़ें जो है आप करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या करेंगे, आप जो देखेंगे कि जो एलिमेंट है वो क्या है, एक वर्सेटाइल कंपाउंड कार्बन है और ये बेसिकली जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है जो कार्बन बेस्ड है ये उस पर बता रहा है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट मेगर। अब देखिए अगर हम बात करें कार्बन की तो हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो है वो कार्बन जो है क्या है, ये थोड़े फॉर्म में ही जो है, थोड़ा ज़्यादा फॉर्म में आप इसको देखेंगे और इसका लगभग कितना परसेंट हिस्सा जो है कार्बन आपको देखने को मिलेगा अर्थ क्रस्ट पे, वो है 0.02% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड द पेट्रोलियम। अब जो हमें कार्बन देखने को मिलता है वो मोस्टली किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है, कार्बन में मिलता है, कार्बन जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट है या कोल, पेट्रोलियम और जो अदर मिनरल्स हैं ये सारे फॉर्म में आपको कार्बन जो है देखने को मिलेगा। एंड द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें यानी एयर की तो उसमें जो कार्बन है वो कितना है, 0.03% है, यानी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। In spite of the small amount of carbon available in nature, the importance of the carbon seems to be immense. In this chapter, we will know about the properties of the carbon which make the carbon so important to us. Bonding in the carbon and covalent bond. अब देखिए अब इस चैप्टर में जो है हम यही देखने वाले हैं कि कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ वो कंटेन करता है और क्यों वो हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब कार्बन की बॉन्डिंग किस तरह की होती है और द कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम जो है अब आगे देखेंगे। In the previous chapter, we have studied the property of the ionic compounds. We saw that the ionic compound have the high melting and boiling point and conduct the electricity in the solution in the molten state. अब देखिए हमने बात करी की जा रही कि पिछले जो चैप्टर में आपने देखा है कि क्या क्या आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम चलिए देखेंगे आगे कि किस तरह से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे किस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसके मोल्टन स्टेट में। We saw how the nature of the bonding and ionic compound explain these properties. Let us now study the property of the some carbon compounds. अब चलिए देखते हैं some carbon compounds की जो है मैस देखेंगे किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ है। Most carbon compounds are poor conductor of electricity as we have seen in the chapter 2. अब भी अगर हम बात करें बहुत तरह के कार्बन कंपाउंड्स की तो आप जानते होंगे कि जो भी मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स हैं वो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में देखा है। From the data given in table 4.1 on the boiling and the melting point of the carbon compound, we find that these compounds have a low melting points as compared to the ionic compounds.
we can conclude that the forces of attraction between the molecules are not very strong. Since these compounds are very largely non-conductor of electricity, we can conclude that if the bonding in this compound does not give a rise to any ions. अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं, जो कि एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, एथनॉल है, मीथेन है, हर जगह आपको देखो सी देखने को मिल रहा है। तो दिस कंटेन्स अ कार्बन, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी दिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो बेसिकली बताया गया है यहाँ पे कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका जो बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। इस वजह से क्या है, ये जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। In class 9 we have learned about the combining capacity of the various elements and how it depends on the combining capacity number of the valence electron। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि आपने जो पिछली क्लास में देखा है 9th में कि किस तरह से जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की और किस तरह से डिपेंड करती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। Let us now look at the electronic configuration of the carbon. The atomic number of carbon is 6, and what would be the distribution of electrons in the various shells of the carbon? How many valence electron will carbon have? अब देखिए यहाँ पे बात की गई एटॉमिक नंबर की, जैसे मान लीजिए 6 बोला गया है, तो व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्या होता है, पहला शेल जो है उसमें 2 रहेंगे, उसके बाद के शेल में कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब यहाँ पे अगर बात की गई है कि जो कार्बन है उसका जो वैलेंस मतलब उसका अगर हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे 6 से, तो किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले सेल में 2 होगा, तो फिर दूसरे शेल में कितने होंगे, वो 4 होंगे। तो क्या हो गया, इसका टोटल नंबर इसका 6 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन? हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन है। अब देखिए अगर हम इसमें ऐसी बात करें तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी उसी जो है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे टोटली विल बी द। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन का जो है क्या है, एटॉमिक नंबर का जो है कार्बन का वो 6 है। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में है, ये भी उसका क्या होगा, 6 ही निकलेगा। और प्रोटॉन जो होता है हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर मान के चलिए, मैंने आपको जैसे कि बताया था, जो भी अगर हम एटम के एलिमेंट की बात करें तो उनका KLMN शेल होता है, राइट। तो सबसे पहला जो K शेल है, यानी जो भी अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 दिया गया है उसका, तो यानी जो फर्स्ट शेल है उसकी जो लास्ट वैलेंस कैपेसिटी है वो कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो भी 2 प्रोटॉन्स, अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाए तो पहले शेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे, एंड देन बचा कितना अमाउंट कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, अब बचे हैं 4। तो उसकी जो दूसरी शेल है उसमें आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस तरह से जो है बेसिकली कार्बन का एटमिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से बताएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जो भी कार्बन का जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है ये क्या होता है, थोड़ा वीक भी होता है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। We know that the reactivity of the elements explained as their tendency to attain the completely filled outer shell, and this is attained a noble gas configuration. Element forming ionic compounds achieve this is by the other gaining or losing electrons from the outermost shell. In case of carbon, it has a 4 electron in its outermost shell and needs to gain or lose electron to attain a noble gas configuration. If it were to gain or lose electron, it could gain a 4 electron forming a C4 anion, but if it would be difficult for the nucleus with a 6 proton to hold on to the 10 electron, that is for extra electrons. It could lose for an electron forming a C4 positive cation, but it would be require a large amount of energy to remove our electron, leaving behind a carbon cation with a 6 proton in its nucleus holding on just 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हमने बात की थी अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की, हमने देखा कि जो पहला शेल है उसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी थी उसकी, तो हमने वो फिल कर दी। उसके देन आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी वहाँ फुल की गई, लेकिन स्टिल उसको अपना जो है जो उसकी वैलेंसी है टोटल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और ज़रूरत है, तो वहाँ पे या तो वो लूज़ करेगा या तो गेन करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी उसके न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है उसके लिए। किसी भी चीज़ को अगर वो मान लीजिए गेन करता है
अगर वो गेन करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके न्यूक्लियस में क्या है 6 प्रोटॉन है, तो पूरे 10 को होल्ड कर पाना कहीं ना कहीं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर हम लूज़ कंडीशन की बात करें कि वो लूज़ कर दे, तो लूज़ करने में भी उसे क्या है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी एनर्जी जो है उसकी न्यूक्लियस में नहीं है कि वो और जो है सिर्फ दो, मतलब उसके बाद में जो है उसके 6 प्रोटॉन के बाद में उसके न्यूक्लियस के 2 जो इलेक्ट्रॉन है उसे वो हैंडल कर सके। तो ये चीज़ इस कार्बन के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी क्या है डिफ़िकल्ट है। कार्बन ओवरकम थ्रू दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर आइटम्स ऑफ कार्बन विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। अब ये प्रॉब्लम जो है कार्बन क्या करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए जो है ये कहीं 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 भी बहुत जल्दी कंबाइंड हो जाता है और वो अपने एलिमेंट को बैलेंस कर लेता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। और सिर्फ कार्बन ही नहीं बल्कि और भी ऐसे जो है एलिमेंट्स जो क्या करते हैं बहुत ही जल्दी शेयर कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को बाय द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। The shared electron belong to the outermost shell of the atom and that lead to both the atoms attaining the noble gas configuration। और ये जो है कहीं ना कहीं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने में हेल्प करती हैं। देखिए नोबल गैसेस जो होती हैं वो बहुत खुशमिजाज होती हैं, बेसिकली उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। उन्हें ना तो लूज़ करने की ज़रूरत होती है ना तो गेन करने की ज़रूरत होती है बाय देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The simplest molecule formed in this manner is that the hydrogen। और जो simplest molecule अगर हम बात करें इस manner में जो कि वो है तो वो हाइड्रोजन है। As you learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1, hence the hydrogen has the electron in its k shell, 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k shell। इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन नंबर जो है उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वो 1 है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है k shell में वो भी क्या है 1 है। 1 more electron to be fill a k shell, so the hydrogen atom share their electron to form a fill a k shell with the hydrogen and H2 allows the hydrogen atom to attain the electronic configuration। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे बताई गई है थ्योरी, मतलब किस तरह से जैसे कि हम जानते हैं जो हाइड्रोजन गैस है उसका क्या निकलता है H2 निकलता है, राइट। अब क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो किस तरह से अपना कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस करता है। देखिए जो भी उसका नियरेस्ट नोबल गैस है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिया गया, दोनों का क्या एटॉमिक नंबर 1 है। दोनों ने क्या किया है बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है, तो दोनों के पास कितने हो गए H2 मॉलिक्यूल हो गए। तो दिस इज़ वी कॉल्ड अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। यानी 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या है एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसकी हेल्प से क्या दोनों कर रहे हैं, दोनों भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। सो इट इज़ अ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। A single covalent bond is also represented by the line between the 2 atoms। और जो लाइन इन 2 एटम के बीच में जिस हिसाब से ड्रॉ की जाएगी वो बताएगा कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि फिगर 4.2 में शो किया गया है। देखिए जहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक मॉलिक्यूल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ने एक दूसरे से शेयर किया। दिस विल फॉर्म द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इसे सिंबल से शो करना है तो विल शो द H-H। सो दिस इज़ अ सिंगल बॉन्ड which is saying that it having a single pair of electron, which means a single shared pair of electron। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते तो क्या होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड होता। अगर इसी तरह से वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते तो क्या होता है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता। तो इट विल शो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ मैनी वी आर शेयरिंग विद ईच अदर। अगर द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। Chlorine form a diatomic molecule which is Cl2। Can you draw the electron dot structure for this molecule? Note that only a valence shell electron needed to be depicted। अब देखिए आपने अगर क्लोरीन की बात की तो क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो हमें कैसे बनेगा, पहला जो शेल है वहाँ पे क्या होगा 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, राइट। तो उसके बाद क्या है देखिए 2 है 8 है तो क्या हो गया 10 हो गया। 10 के बाद उसकी जो लास्ट शेल है आउटर मोस्ट शेल में कितनी हो जाएगी 6 आएगी, यानी उसको कितनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है 2, क्योंकि उसे कितनी की ज़रूरत पड़ रही है, उसे 17 कंप्लीट करनी, तो उसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यानी क्या है 2, अगर हम पूरी कंप्लीट करते हैं तो कितनी हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। अगर पहली शेल में 2 है जो कि फिल कर चुका है, फिर दूसरी शेल की अगर हम बात करें वहाँ पे 8 है तो इट विल फॉर्म अ 10। देन अगर थर्ड शेल की अगर हम बात करें तो थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन
की जो है वो कंप्लीट वैलेंसी कहलाएगी। तो लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 17 है, तो उसमें कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आएगा 7। अगर उसे कंप्लीट करना है तो उसे कितने की ज़रूरत है, एक और की ज़रूरत है। तो अगर उसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ शो करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बताएं तो बेसिकली देखिए यहाँ पे है क्या, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर आपको कितना पता है 17, यानी पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 7 है। अगर इसे अपनी वैलेंसी पूरी तरह कंप्लीट करनी है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन क्या है गेन करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि जो क्लोरीन है यहाँ पे बताया गया है क्योंकि क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब अगर क्लोरीन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, अगर हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे तो Cl क्या करेगा, हम 2 Cl फॉर्म करेंगे और दोनों Cl के अगर हम इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन रखें, अगर मान लीजिए एक Cl में हमने 7 डॉट डाले, दूसरे Cl में 7 डॉट डाले, अब दोनों की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हम क्या करेंगे एक दूसरे से शेयर करेंगे, यानी एक का इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो रहा है, 8 उसे मिल रहे हैं और दूसरे वाले को भी 8, यानी कंप्लीट शेल उनका फॉर्म हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है ये, इस तरह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक उनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें वो शेयर करें। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना बॉन्ड बनेगा Cl के बीच में, एक बॉन्ड बनेगा विच विल बी अ सिंगल बॉन्ड। सो दिस विल बी अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो शो किए गए हैं, जो कि आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से किया गया। अब चलिए हम देखते हैं आगे। Point of this compounds, since the electrons are shared between the atom and no charged particle are formed, such the covalent compound is generally a poor conductor of electricity। अब क्योंकि देखिए जो इनका बेसिकली जो इनका बॉन्डिंग है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसीलिए ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब यहाँ पे अलोट्रॉप्स बताए गए हैं कार्बन के, यहाँ पे डायमंड और उनका डायटोमिक स्ट्रक्चर बताया गया है कि कितना ज़्यादा वो मतलब उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इन जनरल व्यू बता देती हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए, बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इन केस इफ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। देखिए जो भी अगर हम नेचुरल डायमंड की बात करें तो जो नेचुरल डायमंड होता है बेसिकली डायमंड है क्या, कार्बन गैस जो है वो बहुत टाइम तक जो एक प्रेशर क्रिएट की रहती है उससे जो है बेसिकली क्या होता है फॉर्म डायमंड फॉर्म होता है। और जो नेचुरली जो आर्टिफिशियल तरीके से हम फॉर्म कर पाते हैं वो डायमंड्स क्या होते हैं थोड़े छोटे होते हैं। इसलिए अगर आपको बेसिकली समझ में आना जो नेचुरल वे में डायमंड फॉर्म होता है वो डायमंड्स क्या होते हैं बड़े होते हैं। तो यहाँ पे उनके बारे में बताया गया, मैं इसे रीड कर देती हूँ, you just hear it out once। The element carbon occurs in different forms in the nature, widely varying a physical property। अब देखिए जो कार्बन होता है वो क्या है बेसिकली हमें बहुत सारे फॉर्म में मिलेगा नेचर में, जो कि डिफरेंट टाइप की क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी कैरी करता है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय द कार्बन एटम्स। अगर ग्रेफाइट की बात करें या जो डायमंड की बात करें दोनों भी क्या है कार्बन एटम ही है। आर बॉन्डेड टू वन अनदर, जो कि एक दूसरे से क्या है बॉन्डेड है। इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अ 4 अदर कार्बन एटम एंड फॉर्मिंग अ रिजिड 3-dimensional structure। In graphite each carbon atom is bonded to a 3 other carbon atom and same plane having a hexagonal array. One of the bond is double bond and thus the valency of the carbon is satisfied। The graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed to the layers and one above to the other। अब यहाँ पे देखिए वही बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का वो किस तरह से है, किस तरह से वो अपनी वैलेंसी जो है कंप्लीट करता है और सेटिस्फाइड रहता है। और स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो उसका बताया गया है किस पोजीशन में रहता है डबल बॉन्ड में। अब चलिए देखते हैं आगे। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग अ वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टी आर द सेम। देखिए इनका जो है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे ग्रेफाइट का और डायमंड का तो दोनों का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा इवन फिजिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये दोनों की क्या है सेम है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन द वाइल ग्रेफाइट इज़ अ स्मूथ एंड स्लीपरी। जो डायमंड है ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और स्लीपरी है। ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक द अदर नॉन मेटल्स। लेकिन अगर ग्रेफाइट की हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेप्ट अगर हम बाकी मेटल्स में जो नॉन मेटल्स हैं उससे कंपेयर करें तो। स्टडी इन द प्रीवियस व्हाट वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर। Diamond can be synthesized by subjecting a pure carbon to a very high pressure and a temperature. These synthetic diamonds are small but are otherwise
इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दी नेचुरल डायमंड। अब देखिए जो नेचुरल डायमंड है आपको पता है वो काफ़ी अलग तरह से बहुत प्रेशर झेल के बनता है, तो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियली डायमंड बनाए जाते हैं इस तरह की एनवायरनमेंट में और प्रेशर देने के बाद वो जनरली उसके कंपेयर में क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। तो उसके बारे में ही जो है यहाँ पे बताया गया है, जस्ट प्लीज़ रीड इट आउट वंस। अब देखिए जो वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का वो किस तरह का होता है हम देखेंगे इसमें आगे। We have seen the formation of the covalent bond by the sharing of the electron in a various element and compounds. We have also seen the structure of the simple carbon compound methane. अब यहाँ पे बताया गया कि हमने देखा है कि जो कार्बन है वो किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन का शेयर करके एक दूसरे के साथ कंपाउंड्स में, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि मीथेन है। इन द बिगनिंग अगर बात करें चैप्टर की तो वी सॉ मैनी थिंग्स दैट वी यूज टू कंटेन अ कार्बन। इन फैक्ट आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। अगर हम अपनी ही बात करें तो हम भी क्या है कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड से वही बने हुए हैं। द नंबर्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मुलेट आर नोन टू द केमिस्ट वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अ मिलियंस। अगर हम बात करें कितने कार्बन कंपाउंड्स हैं तो ये फॉर्मूला जो है अगर देखिए तो केमिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, रिसेंटली जो एस्टिमेट किया गया है ये मिलियंस में है। The outnumbers by a large margin the compounds formed by all the other elements put together. Why is it called this property is seen a carbon and no other element? The nature of the covalent bond enables a carbon to form a large number of compounds. Two factors noticed in this case of carbon. अब देखिए बेसिकली कार्बन के बारे में बताया गया है कि कार्बन जो है बहुत जल्दी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, बहुत जल्दी क्या है वो जो भी है अपना जो बेसिकली जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेता है, वो किसी से भी जल्दी से शेयर हो जाए, बॉन्ड वो बहुत जल्दी बना लेता है। तो ये जो है इसी के बारे में बात करें। जो मेन 2 फैक्टर्स हमने नोटिस किए हैं कार्बन के बारे में क्या है वो हम देखेंगे आगे। Carbon has a unique ability to form the bonds or the other atoms of the carbon, giving rise to a large molecule. This property is called the catenanes, and this compound may have a long chains of the carbon, branch chains of the carbon, or even a कार्बन एटम अरेंज्ड इन रिंग्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन बेसिकली इस पॉइंट में ये बताया गया है अगर कार्बन को बेसिकली अपनी शेल जो कार्बन के साथ कार्बन जो है बहुत लंबी शेल में वो अटैच हो सकते हैं और एक अच्छा खासा रिंग जो है वो रिंग स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर सकते हैं। In addition, carbon atoms may linked by a single, double or triple bond between the carbon atom are called the saturated compounds. Compounds of the carbon having a double or triple bond between their carbon atoms called the unsaturated compound. अब देखिए जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है होती हैं इन्हें जो है हम क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि इनका जो बॉन्डिंग है क्या है वो यानी इनमें क्या है एक कंपाउंड जो है पूरी तरह से सेचुरेटेड नहीं हुआ है, यानी पूरा बॉन्ड जब सेचुरेट होता है तभी हम क्या कहेंगे वो कार्बन कंपाउंड जो है क्या है पूरी तरह से सैचुरेटेड है। यानी कार्बन के साथ अगर सिंगल एटम जो है वो सिंगल बॉन्डिंग शो कर रहा है तो यानी क्या है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसके अलावा अगर वो डबल ट्रिपल फॉर्म शो करता है दैट मीन्स इट इज़ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। No other element exhibit the property of the cation to the extent seen in the carbon compound. Silicon forms a compound with the hydrogen which have a chains up to the 7 or 8 atom, but these compounds are very reactive and the carbon bond is very strong and hence unstable. This gives us the large number of the compound with a make carbon atom linked to each other. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कोई दूसरा केमिकल जो है कैटनाइन की प्रॉपर्टी को इतना एक्सटेंड नहीं करता जितना कार्बन करता है। जो कि सिलिकॉन जो फॉर्म किया जाता है जैसे कि हाइड्रोजन के साथ ये जो है कार्बन 7 to 8 एटम की चेन बना सकता है और इसलिए बहुत ज़्यादा क्या है रिएक्टिव है। इसके साथ साथ कार्बन का जो बॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो कार्बन के साथ क्या है हम लिंक कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4 इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम ऑफ द कार्बन। जैसे कि हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी जो है क्या होती है 4 होती है, तो ये क्या होता है केपेबल होता है बॉन्डिंग के लिए 4 एटम के साथ, which is a monovalent element. Compound of carbon are formed with the oxygen and the hydrogen, nitrogen, sulfur, chloride and many other elements giving a rise to a compound with a specific property which depends on the element other than the carbon present in the molecule. अब देखिए बताया गया है जो कार्बन एटम है क्या है एक मोनो एलिमेंट है और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है बहुत इजीली कार्बन जो है फॉर्म कर पाता है कंपाउंड्स किसके साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, क्योंकि इनके साथ आराम से बहुत ज़्यादा क्या है अपना बॉन्ड शेयर करके या हम कह सकें इजीली क्या है इनसे रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर पाते हैं। Again, the bonds that carbon forms with the most other element are very strong, making this compound exceptionally stable.
One reason for the formation of strong bonds by carbon, it is a small size, that this enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly. The bond formed by the element have a bigger atoms आर मच वीकर। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बहुत ही अगर बड़ा एटम बनाते हैं तो बेसिकली इनका बॉन्ड जो क्या होता है, ये एटम बेसिकली क्या होता है, थोड़ा वीकर होता है बाकी के कंपैरिजन में। अगर ये जितना भी ज़्यादा बॉन्ड जो है कार्बन का वो स्मॉल साइज़ में होगा, वो उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस को क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने में, स्ट्रांगली होल्ड करने में हेल्प करेगा, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर ये बहुत ही बड़ा बनता चला जाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये बिगर और वीकर बनता चला जाएगा। अब देखिए बताया गया यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सो देखिए जो कार्बन कंपाउंड है उन्हें बेसिकली कितने C4 उनका होता है, यानी कम से कम उनकी बॉन्डिंग जो है, यानी दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, यानी यहाँ पे देखिए जैसे कि सिंगल शेयर कर रहा है कार्बन में, अगर हम इसे अपनी 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसे बैलेंस करनी है तो किस तरह से करनी है, पहले मैं इसे रीड कर देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। We have already seen the structure of methane, another compound formed between the carbon and hydrogen is ethane with a formula of C2H6. In order to arrive the structure of the simple carbon compound, the first step is to link the carbon atom together with a single bond and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valency of the कार्बन। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जैसे सी देखिए यहाँ पे दो उनकी बॉन्डिंग की गई है। अब क्योंकि कार्बन को जो है अपनी 4 जो बॉन्डिंग है उसे कंप्लीट करनी है तब जाके उसका सैचुरेशन होगा। अब जैसे C3 H3 है यहाँ पे, अगर एक H की बात की जाए तो देखिए ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है। अब इसे जो है अपनी एक बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है H के साथ, तो दूसरे इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, वो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो शेयर कर रहा है, यानी हाइड्रोजन वो एक दूसरे से शेयर कर रहा है। शेयर करने के बाद उसकी कंप्लीट वैलेंसी कंप्लीट हो जा रही है 4 की। तो नाउ इट्स शोइंग लाइक दिस। तो द 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन आइटम रिमेन अनसेटिस्फाइड टू ईच बॉन्ड इन देयर 3 हाइड्रोजन आइटम्स। अब स्टेप 2 ये है, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन इज शोन इन फिगर 4.6। Now can you draw the structure of the propane which has a molecular formula of C3H8। अब सेम जो है C3H8 करके उसके बारे में बताया गया किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम आगे लेके जाएंगे, तो किस तरह से वो जो है फॉर्म्स जो है मतलब अपनी वैलेंसी को किस तरह से वो कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इसी तरह से जो है कार्बन डबल जो है अपना सैचुरेशन कंप्लीट कर पाता है, यानी उनका जो बैलेंस है वो खाली नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे जो देखिए मीथेन का फॉर्मूला बताया, जैसे कि CH4 है तो वो H के कितने 4 बॉन्ड्स वहाँ पे। अगर इथेन का फॉर्मूला बोला है C2H6 तो देखिए वहाँ पे C यानी कार्बन के जो है डबल 2 कार्बन्स के मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे और डायटोमिक मॉलिक्यूल दिखेंगे, उनके बीच जो है आपको सिंगल बॉन्ड का जो है दिख रहा है वो क्या है, सिंगल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और वहाँ पे H मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने हैं आपके पास, यानी 6 हैं, जो कि कम्प्लीटली फॉलो। देखिए अगर हम बात करें एक कार्बन की तो एक कार्बन के पास 3 है, उसका चौथा जो सिंगल शेयर्ड पेयर दिख रहा है आपको 4th, यानी वो क्या कर रहा है अपना 4 कंप्लीट कर रहा है। फिर दूसरे कार्बन की अगर हम बात करें तो वो भी अपना 4 कंप्लीट कर रहे हैं, यानी सिंगल शेयरिंग से क्या है दोनों भी कर पा रहे हैं। तो इथेन का फॉर्मूला देयर इज अ C2H6। देन देर इज़ अ प्रोपेन विच इज़ C3H8। अब देखिए C यानी कार्बन के कितने हैं वहाँ पे 3 कंपाउंड्स हैं और हाइड्रोजन कितने हैं वहाँ पे 8 हैं, यानी क्या है कम्प्लीटली सब अपना अपना बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम सबसे लेफ्ट मोस्ट की बात करें तो देखिए कार्बन के पास क्या है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, चौथा एक उनसे साथ शेयर है। अगर मिडिल वाले कार्बन की बात करें तो 2, एक ऊपर एक नीचे आपको दिखेगा और एक आजू बाजू जो है वो शेयर करके ले रहा है। फिर अगर सबसे राइट मोस्ट की बात करें तो वो वहाँ पे देखिए किस तरह से ले रहा है, लेफ्ट से वो शेयर कर रहा है। तो बेसिकली इस तरह से शेयर करके वो अपना क्या है अपनी जो हाइड्रोजन कैपेसिटी है उसको क्या कर रहे हैं फुलफिल कर ले रहे हैं। इसी तरह से बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन इन सारे की फॉर्मूलेस यहाँ पे चेन्स और ब्रांचेस जो रिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। आगे जो है इसी के एग्जांपल्स को जो है शेयर करके बताया गया है किस तरह से होमोलोगस सीरीज़ है, क्या है नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, देखिए बेसिकली जो है यहाँ तक ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, इसके बाद की चीज़ें के टॉपिक जो है वो हटा दिए गए। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इट विल बी बिट हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड बाय दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच वी कैन डू इन अ प्रैक्टिकल वे। So I hope as far as possible I can make you understand. I have done it. In case if you have any doubt regarding this for making carbon shells or this, you can ask me. I'll explain you that thing.
So basically, this chapter is about a carbon and its compound, like how is carbon doing their form and everything, how this is saturated और unsaturated, कितनी bonding इनकी strong है या weak है, किस तरह से easily ये किन किन के साथ react करके अब जो है compound form कर लेता है. ये chapter पूरी तरह से उसी के ऊपर based था. So thank you for the day.